हेलो डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो टुडे मैं आप लोगों के लिए एक नया और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, दैट इज़ एरोमेटिसिटी। और जो मेरा ये टॉपिक रहने वाला है, इट इज़ एंटायरली फ्रॉम बेसिक यानी 11-12 से लेकर के अप टू आपका नेट गेट CSIR नेट गेट एग्जाम तक का चलेगा। यानी इट मीन्स इसमें IIT JEE नीट के एस्पिरेंट्स भी इंट्रोडक्टरी पोर्शन को देख सकते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट IIT JAM स्टूडेंट्स भी इसको इंट्रोडक्टरी पोर्शन जो है पूरा कंप्लीट देख सकते हैं। उसके बाद फर्दर मैं इसको एडवांस करूँगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना किसी टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं एरोमेटिसिटी। तो देखिए, एरोमेटिसिटी है ना, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों की कैसे कोशिश रहेगी इस चीज़ को डील करने के लिए कि ये डिफरेंट स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो जाए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो प्रिपरेशन करने जाते हैं बट उनके बेसिक्स बहुत वीक रहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि मैं सबको इस तरीके से चीज़ों को समझाऊँगा कि आपका बेसिक्स भी बहुत अच्छे होते जाएँ, ताकि आप इजीली हायर एडवांस लेवल चीज़ों को समझ सकें। तो जो ये है, मैंने इस कोर्स को 3 उसमें डिवाइड किया हुआ है। इस कोर्स को मैं 3 उसमें डिवाइड कर रहा हूँ। एक तो आपका बेसिक लेवल पे उन स्टूडेंट्स के लिए जो बेसिकली एकेडमिक्स में अपना स्कूल एकेडमिक्स में, ठीक है। उसके बाद आपका जो IIT JEE नीट एस्पिरेंट्स हैं बेसिक लेवल में, वो रहेगा आपका IIT JEE नीट लेवल में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, ठीक है। दूसरा जो मेरा रहेगा वो रहेगा आपका मॉडरेट लेवल। तो मॉडरेट लेवल जो मेरा रहेगा वो फोकस रहेगा इस कोर्स का बेसिकली आपका IIT JAM स्टूडेंट्स के लिए। अब तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि IIT JAM में भी मॉडरेट आता है, क्योंकि लास्ट ईयर का जो IIT JAM का पेपर है केमिस्ट्री, इट वाज क्वाइट गुड पेपर, बहुत अच्छा पेपर था, क्योंकि स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उस तरीके से IIT JAM के लिए और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है। और जो तीसरा जो मेरा एडवांस लेवल रहेगा फोकस, दैट इज फॉर CSIR नेट गेट एस्पिरेंट्स। ठीक है। तो हालांकि जो एग्ज़ाम है इसमें मैं ये CSIR नेट गेट में इतना वेटेज नहीं रहेगा, लेकिन हाँ मैं ये बोलता हूँ आप लोगों को कि कुछ चीज़ों को समझने के लिए आपको इस टॉपिक की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए ऑर्गेनिक में ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि GOC का पार्ट है और GOC जिस तरीके से स्टार्ट करनी चाहिए आपको ऑर्गेनिक को समझने के लिए, उनमें से वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है पहले। तो जैसा कि मैंने इस कोर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। 3 पार्ट्स में इसको मैंने डिवाइड किया हुआ है। तो आज शुरू करेंगे हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट, ठीक है। इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे हम लोग। तो स्टूडेंट, जब भी हमारे दिमाग में एक टर्म आता है एरोमेटिसिटी, तो सबसे पहले हम लोग डील करते हैं कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी से। जब भी हमारे पास में एरोमेटिसिटी टर्म निकल के आता है तो हमेशा हम लोग डील करते हैं किससे? स्टेबिलिटी को लेकर के। और आपने सोचा भी होगा, जैसे ही आपके सामने कोई टर्म बोलते हैं एरोमेटिसिटी, तो आपके जहन में एक एग्जाम्पल आता होगा, आपके दिमाग में एक एग्जाम्पल आता होगा सीधा बेंजीन, क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं कि बेंजीन इज़ एन एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे ही आपको कोई एरोमेटिसिटी बोलता होगा तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के दिमाग में सबसे पहला क्या क्लिक करता होगा? एग्जाम्पल, दैट इज़ बेंजीन, ठीक है। और सही भी है, क्योंकि बेंजीन की स्टेबिलिटी को समझने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, बहुत तरीके की रिसर्चेस हुई हैं, ठीक है। काफ़ी सारा इसका अल्मा मैटर है, हम लोग उसमें देख सकते हैं, लेकिन उतना डिटेल में हमें जाना नहीं है। हमें सिर्फ ये सीखना है कि एग्जाम्स में क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जाने एरोमेटिसिटी को स्टार्ट करने के लिए, तो सबसे पहले हमें बेंजीन पर जाना पड़ेगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ जाएं अगर हम लोग, तो सबसे पहले हमें बेंजीन की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। तो बेंजीन को लेकर के वैसे बहुत टाइम से रिसर्च चल रही थी, बट 1826 में फैराडे ने फर्स्ट आइसोलेट किया इसे। 1826 में सबसे पहले आइसोलेट किया गया इसे, फर्स्ट आइसोलेटेड बेंजीन, ठीक है। 1826 में आपके पास में फर्स्ट इसको आपका फैराडे ने आइसोलेट किया। अब मीनवाइल काफ़ी सारे साइंटिस्ट आए आपका, ठीक है। काफ़ी सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने बेंजीन को आइसोलेट किया, हाइड्रोकार्बन बताया, लेकिन उतना हमें डिटेल में नहीं जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट केकुले था बाय द 10th of 18th century,
ठीक है, सॉरी, बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी केकुले ने स्ट्रक्चर प्रपोज किया। इसका रिसर्च पेपर आया था। उस रिसर्च पेपर में इसने बताया था कि बेंजीन के पास में साइक्लिक सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर रहे हैं, यानी जो बेंजीन का स्ट्रक्चर जैसे हम लोग फेमिलियर हैं इस तरीके का स्ट्रक्चर, ये सबसे पहले आपका केकुले ने ही बताया था। अपार्ट फ्रॉम दैट 1931 में, उससे पहले 1901 में, ठीक है, उससे पहले आपका 1901 में पॉल सेबेस्टियन ने कंफर्म कर दिया था स्ट्रक्चर को, कंफर्म्ड द स्ट्रक्चर, ठीक है, कंफर्म द स्ट्रक्चर। ऐसा बताया जाता है कि जो केकुले का रिसर्च पेपर है उसमें खुद उसने मेंशन किए बातों को, किस तरीके से उसने डिस्कवर किया इन चीज़ों को लेकर के, ठीक है। तो 1901 में पॉल सेबेस्टियन ने इसके स्ट्रक्चर को कंफर्म किया। इससे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी इतनी एडवांस लेवल पे नहीं थी, स्पेक्ट्रोस्कोपी का इतना हेल्प नहीं ले पाते थे। मास स्पेक्ट्रोमीटर आपके डेवलप हो चुके थे, तो उनके बेसिस पे हम लोग स्ट्रक्चर्स को डील कर रहे थे। बाय द टाइम 1930 स्पेक्ट्रोस्कोपिकल कन्फर्मेशन हो गया था, स्पेक्ट्रोस्कोपिकल कन्फर्मेशन हो गया था, कन्फर्मेशन हो चुका था, ठीक है। तो बाय द टाइम ऑफ 1930 और 1931 इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी आपका हकल ने इसका प्रपोज कर दिया था इस टाइम तक, 1931 तक। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपके पास में बेंजीन को लेकर के काफ़ी बड़ा हिस्ट्री रहा है, बट दीज आर सम मेन इवेंट्स विच इन्वॉल्व इन द डिस्कवरी ऑफ बेंजीन टू अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ठीक है। नाउ ये तो था आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। देखिए, ये मैं ये नहीं बोलूँगा किसी एग्जाम में आएगा, बट यू हैव टू नो दैट कि हम लोगों को पता होना चाहिए चीज़ें। नाउ जैसे ही मैंने आपको बताया एरोमेटिसिटी, तो एरोमेटिसिटी को पढ़ने की ज़रूरत क्यों हम लोगों को? सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि किसी भी टॉपिक को पढ़ना क्यों हम लोगों को? तो टू अंडरस्टैंड स्टेबिलिटी, ठीक है। सीधा सा आपको याद रखना है कि एरोमेटिसिटी को डील क्यों करना है? टू अंडरस्टैंड स्टेबिलिटी। पढ़ते क्यों हम लोग? अंडरस्टैंड स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एरोमेटिसिटी को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अब इसके लिए हमारे पास कुछ टूल्स होने चाहिए, ठीक है। पढ़ने के लिए हमारे पास टूल्स होने चाहिए। अच्छा, पढ़ने से मुझे याद आया कि जो स्टूडेंट्स आपका बुक फॉलो करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको इसका अच्छा कंटेंट मिले, तो सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिएगा पीटर साइक्स से, ठीक है। पीटर साइक्स एक बहुत अच्छी किताब है रिएक्शन मैकेनिज्म की, उसमें आपको मिल जाएगा एरोमेटिसिटी के बारे में, जो इनिशियल फेज़ में है, ठीक है, जो बेसिक्स अभी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हायर लेवल पे थोड़ा जाएगा आपका, तो जेरी मार्स में काफ़ी अच्छा दिया है, ठीक है। थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छा दिया गया है। एंड वन ऑफ माई फेवरेट जिस पे काफ़ी कंटेंट आपको मिल जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, काफ़ी रिसर्च पेपर का आपको वो मिल जाएगा फ्रांसिस कैरी में, ठीक है। कैरी में और फ्रांसिस कैरी में आपको पूरा का पूरा डिटेल स्टडी मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडियन ऑथर्स की भी काफ़ी सारी किताबें जहाँ पे आपको एरोमेटिसिटी के बारे में मिल जाएगा, बट दिस 3 बुक आई विल रिकमेंड, जिसमें आपको काफ़ी अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। नाउ टू अंडरस्टैंड स्टेबिलिटी के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? एरोमेटिसिटी को पढ़ना पड़ता है। नाउ अब पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। ये तो था कि क्यों पढ़ना पड़ रहा है। नाउ हम लोगों को पढ़ेंगे कैसे? तो पढ़ने के लिए हमारे पास में कुछ टूल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। और वो टूल्स क्या क्या है हमारे पास में? देखिए, एक तो आपके पास में हकल थ्योरी है ना, बेसिस ऑफ हकल थ्योरी हम लोग उसको समझेंगे कि आपका मॉलिक्यूल किस तरीके से हकल थ्योरी के बेसिस पे समझाया जाता है, हकल्स रूल्स के बेसिस पर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रैक्स रूल के बारे में, ठीक है। क्रैक्स रूल के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से आपका सिस्टम आपका स्टेबलाइज करता है, या एरोमेटिसिटी को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रैक्स रूल। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बाद हकल मोबियस अप्रोच, और हकल मोबियस अप्रोच ठीक है। हकल मोबियस अप्रोच के बेसिस पे भी हम क्या कर सकते हैं? इसको डिस्कस कर सकते हैं। एंड वन ऑफ द एमओटी बेस्ड, ठीक है, एमओटी बेस्ड यानी क्वांटम बेस्ड हम लोग डिस्कस कर सकते हैं थ्योरी, दैट इज़ फ्रॉस्ट सर्किल, है ना। फ्रॉस्ट डायग्राम्स के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर सम टूल्स, दीज आर सम मेथडोलॉजी बाय विच वी कैन अंडरस्टैंड द एरोमेटिसिटी, और वी कैन डिस्क्राइब वेदर द मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक और नॉट।
ठीक है, ये बातें आपके पास में। तो दीज आर टूल्स, इनको हम लोग यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एरोमेटिसिटी की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों लेकर आए हम उसको उसमें, तो इसमें लेके आए टू अंडरस्टैंड स्टेबिलिटी, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इसको हमको समझना है। तो हमारे पास में कुछ टूल्स हैं, इनको हमें डिस्कस करना है। मैं पहले ही बता दूँ आप लोगों को, स्टूडेंट्स आपके पास में, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास में जो हकल थ्योरी है, हकल थ्योरी के बेसिस पर आप लोगों को काफ़ी चीज़ें समझनी है, ठीक है। तो जो बच्चे अभी बेसिक लेवल पे, बेसिक मतलब मैंने बताया कि जिस तरीके से आपका मैंने कोर्स डिवाइडेड है, तो बेसिक और इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए हकल थ्योरी से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। एडवांस में थोड़ा बहुत आ जाता है, लेकिन इनसे इतने क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे, वो डिस्कस करूँगा NMR स्टडीज़, कि दैट हाउ विद द हेल्प ऑफ NMR स्टडीज़ वी कैन डिस्कस दिस टाइप्स ऑफ सिस्टम, एरोमेटिक सिस्टम्स और एंटी एरोमेटिक सिस्टम एंड नॉन एरोमेटिक सिस्टम। तो इसके भी हम लोग मेथडोलॉजी सीखेंगे, किस तरीके से आपका सिस्टम्स को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम लोग ने आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से बेंजीन के अंदर में हम लोगों ने स्टेबिलिटी को लेकर के बात छेड़ी है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने बोला कि सबसे पहले आपके पास में जो बेंजीन है, बेंजीन के अंदर में काफ़ी रिसर्च हुई इसको लेकर के कि ये स्टेबल क्यों है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि उसका इस तरीके का बिहेवियर क्यों था। तो अगर हम लोग बात करें, देखिए कुछ साइंटिस्ट ये बताते हैं कि एरोमेटिक जो एरोमेटिक वर्ड है वो एरोमा से रिलेटेड है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि उसका एरोमा से कुछ रिलेटेड है। हाँ, ये है कि वो प्लांट डेरिवेटिव्स मानते थे एरोमेटिक कंपाउंड्स को, और पहले जो प्लांट डेरिवेटिव होती है उनकी एक अलग ही टाइप की फ्रेग्रेंस होती है, इसीलिए उनको एरोमेटिक कैटेगरी में रखा गया था, ऐसा बताया जाता है। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, देखिए हुआ क्या था कि अगर हम लोग क्या करते हैं कि किसी डबल बॉन्ड के अंदर में अगर हम क्या करें, अगर हम लोग Br2 को ऐड कराते हैं तो ये क्या फॉर्म करता है, ये हम लोग जा रहे हैं एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस की तरफ, ठीक है। बेंजीन की को इतना क्यूरियोसिटी क्यों थी, तो हम लोग देख लेते हैं, क्यूरियोसिटी फॉर बेंजीन है ना। तो ब्रोमिनेशन जब हम लोग कराते हैं तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डालेगा, सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन डालेगा क्योंकि इसका बॉन्ड टूट रहा है ना, और शो कॉज करेगा आपका ब्रोमिनेशन है ना, कॉज करेगा आपका ब्रोमिनेशन। यहाँ पे आपका ब्रोमिनेशन होता है, यानी Br का एडिशन होता है। और ये रिएक्शन किसके लिए भी होती है स्टूडेंट्स, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो यूज फॉर द टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, दिस इज ऑल्सो यूज फॉर द टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, यानी जो ब्रोमीन है आपका ब्राउन कलर का होता है, रेड ब्राउन कलर का होता है ना, और यहाँ जाते ही ये कैसा हो जाता है, जैसे इसका एडिशन, ये एडिशन होगा तो ये कलरलेस हो जाता है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे आपके पास में एक अनसैचुरेटेड सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोगों का, सिंपल यहाँ पे ब्रोमीन का क्या हो रहा है, एडिशन। तो कौन से टाइप की रिएक्शन है, दिस इज योर एडिशन टाइप रिएक्शन। जिसको टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ना है तो मैंने लेक्चर पहले ही आपका जो ऑर्गेनिक में रिएक्शन के अंदर शुरू कर दिया है, उसमें मैंने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को कंप्लीट करवा दिया, तो आप वो देख सकते हैं, मैं लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नेक्स्ट इन्होंने पाया कि अगर मैं इसी सेम सबस्ट्रेट में, इसको लेते हैं, इसी सेम सबस्ट्रेट के अंदर में KMnO4 का एडिशन करवाता हूँ, तो KMnO4 का एडिशन करवाने के बाद में मुझे सिन डायोल मिलता है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडेशन कॉज करता है, और ये क्या फॉर्म करता है, सिन डायोल बनाएगा, ठीक है। या तो ये बनाएगा या क्या बनाएगा आपका, ये बनाएगा। तो याद रखिएगा, जो रिएजेंट केमिस्ट्री है, रिएजेंट केमिस्ट्री में भी आप याद रखना कि जो KMnO4 होता है एल्कीन सिस्टम पर सिन डायोल फॉर्म करता है। तो इसका भी जो कलर होता है पर्पल कलर होता है, एडिशन होने के बाद में क्या हो जाता है, यहाँ पे आपका पर्पल वायलेट कलर है इसका, और एडिशन होने के बाद में कैसा हो जाता है, डीकलराइज हो जाता है। तो ये भी अगेन एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी किसकी, पाई बॉन्ड की, कि अगर पाई बॉन्ड के अंदर में Br2 का एडिशन करवाते हो या फिर आप लोग KMnO4 का एडिशन कराते हो तो डीकलराइजेशन हो जाता है, और इससे हमें पता चल जाता है आपका कि यहाँ पे आपके पास में एक एल्कीन सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग उन्होंने जो नोटिस की बेंजीन के लिए, वो ये नोटिस की कि जब वो रिएक्शन किसी बेंजीन सिस्टम में करवा रहे हैं, किसी एरोमेटिक सिस्टम में करवा रहे हैं, ठीक है, बेंजीन में करवाते हैं, तो स्टूडेंट साइंटिस्ट लोगों ने इसको ब्रोमिनेशन कराने की कोशिश की यहाँ पे, तो उन्होंने पाया कि उनको प्रोडक्ट नहीं मिला, या इन्होंने एडिशन करवाया यहाँ पे KMnO4 से, तो उन्होंने पाया कि प्रोडक्ट नहीं फॉर्म हुआ, यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ। तो उन्होंने एक तरीके से एक डेफिनेशन बता दी कि जो एरोमेटिक सिस्टम होते हैं उनमें ब्रोमिनेशन, उनमें एडिशन रिएक्शंस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, पाई को सिग्मा में कन्वर्ट करनी है, तो दोनों के दोनों क्या एडिशन रिएक्शन है। बट मीनवाइल उन्होंने एक चीज़ देखी यहाँ पे, अगर बेंजीन सिस्टम है और बेंजीन सिस्टम पे मैं Cl2 का एडिशन करवाता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो स्टूडेंट्स ये बहुत जानी पहचानी सी रिएक्शन लग रही है, हम लोग बचपन क्लास 11th में इसी को पढ़ते हैं सबसे पहले ना, किस तरीके से आपका क्या होता है, क्लोरीनेशन होता है आपका। तो उन्होंने पाया कि यहाँ पे आपके पास में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, यानी हाइड्रोजन की जगह किसने ले ली है यहाँ पे, क्लोरीन। तो उन्होंने इसको इस तरीके से डिफाइन कर दिया कि एरोमेटिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स
आर दोज कंपाउंड हैविंग showing substitution reaction rather than addition, substitution reaction rather than addition। ठीक है, तो इन्होंने इसको इस तरीके से डिफाइन कर दिया कि आपके पास में जो बेंजीन सिस्टम है या एरोमेटिक सिस्टम है, ये वो सिस्टम होते हैं आप लोगों के जो आपके पास में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे रादर देन एडिशन। ठीक है, ये इनको एक्सपेरिमेंटल जो इन्होंने लैब में रिसर्च की, रिएक्शंस की, उससे इन्होंने इस बात को निकाला। नाउ आगे इन्होंने इस तरीके से देखा, नेक्स्ट जो इन्होंने देखा वो ये देखा कि अगर हम सिंगल बॉन्ड पर H2 का एडिशन कराते हैं, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट था किस पर बेस्ड था, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर बेस्ड था। किस पर बेस्ड था आपका, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर बेस्ड था। तो इन्होंने देखा कि अगर मैं H2 को ऐड कराता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ हेटेरोजेनस कैटलिस्ट, निकल पैलेडियम या प्लैटिनम के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे आपका H2 ऐड होता है। ठीक है, और यहाँ पे जब एडिशन होता है किसी भी पाई बॉन्ड पर हाइड्रोजन का ऐड होता है, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। और इस केस में जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज नोन एज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। इसको बोलते हैं हम लोग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो 1 मोल के कंपाउंड में जितने आपका एनर्जी 1 मोल के हाइड्रोजन को ऐड करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी आपकी रिलीज होती है दैट इज़ नोन एज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो इन्होंने पाया कि अगर सिंगल बॉन्डेड सिस्टम है, सिंगल बॉन्डेड सिस्टम में जब हम लोग हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो यहाँ पे सर्टेन अमाउंट ऑफ आपकी एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी कितनी होती है आपकी -28.6 किलो कैलोरी पर मोल के बराबर होती है, और इसको इन्होंने बता दिया हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अगेन जब क्या हुआ कि इन्होंने किसी डबल बॉन्डेड सिस्टम या डाइन में एडिशन करवाया H2 का, H2 गैस का इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो एडिशन तो हुआ, तो इस केस में जो एनर्जी हीट रिलीज हुई आपकी दैट वाज यानी अप्रॉक्सीमेटली आपका 57.2 किलो कैलोरी के करीब। ठीक है, 57.2 किलो कैलोरी पर मोल के करीब आपकी एनर्जी रिलीज हुई। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमें बात समझ में आ रही थी कि जब हम लोग ने 1 बॉन्ड पर एडिशन शो किया तो इट वाज अराउंड -28.6, और जब हमने क्या किया 2 बॉन्ड पर ऐड किया तो कितना निकल गया आपका -57.2 किलो कैलोरी पर मोल निकल गया है। ओके, ये आपकी एनर्जी निकल के है जब हम लोग ने क्या शो की यहाँ पे एडिशन रिएक्शन शो की। ठीक है, नाउ आगे की जो हम लोग कहानी है वो ये है कि अगर इसको किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम पर हाइड्रोजनेशन करवाया, अगर किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम पर हाइड्रोजनेशन करवाया तो यहाँ पर क्या हुआ, हमें तो लग रहा है यहाँ पे 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, तो ट्वाइस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। कितनी, अप्रॉक्सीमेटली -57.2 किलो कैलोरी पर मोल। पर स्टूडेंट्स यहाँ पे तो एक इंटरेस्टिंग बात हुई, वो बात क्या निकल के आई कि एनर्जी इतनी नहीं थी। ठीक है, वो एनर्जी इतनी नहीं थी। वो एनर्जी कितनी थी आपकी, अप्रॉक्सीमेट इट वाज -55.4 किलो कैलोरी पर मोल। तो देखिए दोनों ऊपर, आप देखिए ऊपर भी 1 डाइन था, यहाँ पे 1,4 डाइन है। 1,4 डाइन में जब हम एडिशन करा रहे हैं तो आपकी एनर्जी -55.4 किलो कैलोरी पर मोल आपके रिलीज कर रही है, और यहाँ पे आपके पास में -57.2 किलो कैलोरी पर मोल कर रही है। और ये चीज़ तो हम जानते ही है, क्या जानते हैं हम लोग कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होती है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। वो स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उतनी क्या होगी आपकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी। यहाँ पे नेगेटिव का मतलब एनर्जी रिलीज करना होता है, यहाँ पे नेगेटिव का मतलब एनर्जी रिलीज करना है, बाकी जो आपको मैग्नीट्यूड है मैग्नीट्यूड के हिसाब से आप लोग स्टेबिलिटी को बता सकते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो आपके पास में जितनी ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी उतनी कम क्या होगी आपकी स्टेबिलिटी होगी। तो इसका कहने का मतलब ये वाला जो मॉलिक्यूल है आपका ये लेस स्टेबल है इन कंपेरिजन टू इसके। ठीक है, तो यहाँ से किसकी कहानी आती है, यहाँ से कहानी जनरेट होती है आपकी कंजुगेशन की। कि अगर हम लोग देखें कि ऐसा सिस्टम जिसमें कंजुगेशन है, यहाँ पे कंजुगेशन है आपका, यहाँ पे आपका क्या कंजुगेशन इन्वॉल्व है, यहाँ पर इसका क्या इन्वॉल्व है कंजुगेशन। ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जा सकता है आपका, इस तरीके से अगर कंजुगेशन दिखाएं हम लोग तो यहाँ से निकल के आती है कहानी किसकी, कंजुगेशन की। कि ऐसे सिस्टम जिनके अंदर में कंजुगेशन इन्वॉल्व है वो ज़्यादा स्टेबलाइज होते हैं इन कंपेरिजन टू किसके, इन कंपेरिजन टू आपके वो सिस्टम जो आपके नॉन कंजुगेटेड है। ठीक है, इट इज़ मोर स्टेबलाइज देन कंजुगेटेड सिस्टम। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को आप सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की तरह भी ट्रीट करते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी उतनी क्या होती है स्टेबिलिटी सिस्टम की कम होगी। अब सेम चीज़ अगर हम लोग बेंजीन के साथ देखें, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी इसकी, दिस वाज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू।
दिस वाज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ओके, नाउ सेम चीज़ अगर हम लोग उसके साथ भी देखें, बेंजीन के साथ में भी देखें, नाउ सेम तरीका का फीचर अगर हम लोग बेंजीन के साथ में देखें, सेम चीज़ हम लोग बेंजीन के साथ में भी देखें, तो बेंजीन है आपके पास में, इस पर 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा आपका, इट विल बी कन्वर्टेड टू हेक्सेन। नॉर्मल किस में कन्वर्ट होगा आपका, हेक्सेन में कन्वर्ट होगा। और यहाँ पर जो आपके पास में एनर्जी है वह अप्रॉक्सीमेटली कितनी निकलनी चाहिए थी, 3 × -28.5 किलो कैलोरी पर मोल, यानी अप्रॉक्सीमेटली आपका निकलनी चाहिए थी -84.5 किलो कैलोरी पर मोल। जब हम लोग 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को 1 मोल के कंपाउंड में ऐड कर रहे हैं, 1 मोल ऑफ बेंजीन में ऐड कर रहे हैं, तो 1 मोल ऑफ बेंजीन के ऐड करने में आपके पास में जो एनर्जी रिलीज़ होनी चाहिए थी वह अप्रॉक्सीमेटली कितनी होनी चाहिए थी, वो होनी चाहिए थी -84.5 किलो कैलोरी पर मोल। बट हुआ क्या, हुआ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये कि जब इस पर हाइड्रोजनेशन देखा गया, इस पर इसकी एक्सपेरिमेंटल, दिस वाज थ्योरेटिकल वैल्यू, यह कैसी वैल्यू आपकी, थ्योरेटिकल वैल्यू है। तो इन्होंने ये बताया कि आपके पास में जो बेंजीन है, बेंजीन पर जब हम लोग हाइड्रोजनेशन करवाते हैं, ठीक है, बेंजीन के पास में जब हम लोग हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो बेंजीन में जो एनर्जी निकल के आती है दैट इज़ -49.8 किलो कैलोरी पर मोल, दैट इज़ -49.8 किलो कैलोरी पर मोल के करीब आया। ओके, इसका कहने का मतलब ये था कि बेंजीन में जितनी एनर्जी रिलीज़ हो रही है उससे ज़्यादा, कई ज़्यादा वो क्या स्टेबलाइज है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि ग्रेटर जितना ज़्यादा क्या होगा आपका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा उतनी कम क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। तो यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा है और यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या आपकी कम है। ये तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, दिस इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया आपका कि बेंजीन इज़ मोर स्टेबलाइज्ड इन कंपैरिजन टू किसके, बेंजीन इज़ मोर स्टेबलाइज्ड, जितना हम सोच रहे हैं उससे कई ज़्यादा वो क्या आपका स्टेबलाइज्ड है। ओके, और इसको ग्राफिकली अगर हम लोग समझे इस तरीके से, इसको ग्राफिकली हम लोग समझे तो ये इस तरीके से देखिए, बेंजीन जो है आपके पास में, हमने बोला कि बेंजीन जो है ये कन्वर्ट हो रहा है आपका हाइड्रोजनेशन के बाद साइक्लोहेक्सेन में, ये आपका कन्वर्ट हो रहा है हाइड्रोजनेशन के बाद में साइक्लोहेक्सेन में। और हम बता रहे हैं कि इसकी ये कितना स्टेबलाइज कर रहा है, जब हम लोग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन दे रहे हैं, सो इट इज़ स्टेबलाइजिंग बाई -85.2 के करीब, ठीक है, 85.8 के करीब है, ठीक है, -85.8 के करीब है आपका स्टेबलाइज कर रहा है। बट ये तो आपके पास में थ्योरेटिकल वैल्यू है, किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है, हीट रिलीज करके नीचे आएगा ना सिस्टम में। लेकिन जो ओरिजिनली क्या पाया गया, ओरिजिनली ये पाया गया कि जो आपके पास में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन थी इट वाज अराउंड -49 किलो कैलोरी पर मोल, इट वाज अराउंड -49 किलो कैलोरी पर मोल के अराउंड, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली आपका 49.8 किलो कैलोरी पर मोल के अराउंड। अब उसने ये बोला कि इन दोनों में जो आपके पास में स्टेबिलिटी है वो ओरिजिनल मॉलिक्यूल और जिस मॉलिक्यूल जो एक्सपेरिमेंटली हमें मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर में जो एक्सपेरिमेंटली है ये ज़्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू किसके, जो हमारे पास में थ्योरेटिकल डाटा निकल के आया है। और वो कितना स्टेबलाइज होगा, अगर इसमें अगर हम लोग एनर्जी डिफरेंस देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 36 किलो कैलोरी पर मोल का स्टेबलाइजेशन आएगा, 36 किलो कैलोरी पर मोल का स्टेबलाइजेशन निकल के आएगा, ठीक है। और यही आगे चल के आपका कॉन्सेप्ट लीड किया किसको, यही आगे चल के आपका कॉन्सेप्ट लीड किया रेजोनेंस एनर्जी को। तो स्टूडेंट्स रेजोनेंस एनर्जी की वजह से, रेजोनेंस होने की वजह से, जैसा आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि डाइन के अंदर में कंजुगेशन है, तो इस स्ट्रक्चर के अंदर में रेजोनेंस था, इसने कंफर्म कर दिया इस बात को कि इस स्ट्रक्चर के अंदर में क्या आपका रेजोनेंस इन्वॉल्व है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों के पास में एक बात ये निकल के आती है कि सिस्टम जितना ज़्यादा आपका स्टेबलाइज्ड होगा उतना उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, कम होगा। अब और दूसरी जो चीज़ निकल के आती है वो निकल के आती है रेजोनेंस एनर्जी के बारे में। अब ये रेजोनेंस एनर्जी होती क्या है, इसको कैसे डील किया जाता है, किस तरीके से निकलती है, ये ग्राफिकल मेथड से एंड अदर मेथड से, इसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा। तब तक के लिए आप लोग लेक्चर को देखिए, इतना समझिए, ठीक है, एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस।